कुसुम की दो बहुएं थी। बड़ी बहू आरती और छोटी बहू पूजा। आरती बहुत ही सीधी सादी थी। उसे परिवार को जोड़े रखना और उन्हें प्यार करना ये सब बखूबी आता था। तो वहीं पूजा बहुत ही जलन भावना रखने वाली बहू थी। वो हमेशा अपनी सास और जेठानी का प्यार देखकर जला करती थी, क्योंकि दोनों सास बहू साथ बैठकर खाना खाती थी, साथ ही एक दूसरे को भी खिलाती थी। ऐसी एक रात आरती अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा रही थी। इसी बीच पूजा भी खाने की टेबल पर बैठी थी। तभी आरती अपनी सास को बोलती है, सासू माँ आप भी बैठ जाओ ना खाने के लिए, आपकी प्लेट भी लगा देती हूँ। वैसे भी रात के 9 बज चुके हैं, खाना खाने का टाइम तो हो ही गया है, आप भी खा लो ना। अरे नहीं बेटा, मैं ना तेरे साथ ही खाना खा लूंगी। वैसे भी रात तो हो ही गई है, जब तू लेट खा सकती है तो मैं क्यों नहीं लेट खा सकती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगी और जब तू खाएगी तो मैं तेरे साथ ही खा लूंगी। दोनों सास बहू का प्यार देखकर आरती का पति मनोज कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज के समय में भी सास बहू में इतना प्यार हो सकता है। कभी कभी तो लगता है कि दोनों सास बहू नहीं माँ बेटी हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक मेरी पत्नी है जिसको सबसे पहले भूख लग जाती है। अरे पूजा, तुम ना आरती भाभी से सीखो, उनकी तरह बन जाओ। देखो सास बहू में कितना प्यार है। तुम भी अपनी भूख को थोड़ा शांत किया करो और माँ भाभी के साथ खाना खाया करो। इससे तुम सबका रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। अब सारी बकवास अभी करनी है क्या, या फिर कल के लिए भी कुछ बचा कर रखना है? अरे मुझे बहुत भूख लग रही है। जेठानी जी जल्दी कीजिए और मुझे खाना दे दीजिए। खाना खाते वक्त मुझे बकवास करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों सास बहू थोड़ी ही देर में साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। ये देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसका पति विजय उससे बोलता है, क्या हो गया? गुस्से में पाँव पटकते हुए क्यों आ रही हो? ज्यादा ना हीरो बनने की कोशिश मत किया करो। तुम क्या बोल रहे थे नीचे कि मैं जेठानी जी और सासू माँ की तरह बन जाऊं? अरे मुझे नहीं करना ये दिखावा, और ना मुझे दिखावा करने की आदत है। और मुझे अच्छे से पता है जेठानी जी और सासू माँ दोनों बस दिखावटी प्यार दिखाती हैं, जानबूझकर अच्छा बनने की कोशिश करती हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। माँ और भाभी में बहुत प्यार है और तुमको ये दिखावा लगता है। अरे बस तुम तो भाभी और माँ के चमचे हो। जब देखो तब मेरी माँ ये, मेरी भाभी वो। अगर सही का साथ देना चमचा होना होता है तो ठीक है, मैं चमचा ही सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे ना बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चुप हो जाओ, समझ गए? ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों सास बहू का प्यार देखकर पूजा को मन ही मन बहुत जलन हुआ करती। ऐसी एक दिन पूजा परेशान होकर अपनी माँ सविता को कॉल करती है और उन्हें सारी बात बताते हुए कहती है, अरे माँ, मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज का ड्रामा देखकर। अरे कभी कभी तो दिल ऐसा करता है ना कि इन सास बहू के बीच में फूट डाल दूं। अरे मेरे पास ना एक अच्छा प्लान है। अगर तू चाहे तो अपनी जेठानी और सास के बीच लड़ाई लगवा सकती है। लेकिन वो कैसे हो सकता है माँ? सविता अपनी बेटी को उसके ही परिवार में फूट डालने की तरकीब बताने लगती है। ऐसी अगले दिन सास अपनी बड़ी बहू आरती को आवाज लगाती है। शायद आरती किसी काम में बिजी थी, इसलिए आरती को अपनी सास की आवाज नहीं सुनाई दी। तभी वहाँ पर पूजा पहुँचती है और अपनी सास से बोलती है, क्या हुआ सासू माँ, क्या बात है? मुझे बता दीजिए क्या काम है? आरती कहाँ है? मैं बहुत देर से आवाज लगा रही हूँ। लगता है कि कुछ काम कर रही है, तभी उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब मैं बोलूंगी तो शायद आपको लगेगा कि मैं आप दोनों के बीच में आग लगवाना चाहती हूँ, पर दिल कर रहा है कि मैं आपको जेठानी जी की सच्चाई बता ही दूं। सच्चाई? कैसी सच्चाई? दरअसल मैं अपने कमरे में थी जब मैंने सुना कि आप जेठानी जी को आवाज लगा रही हैं। तब मैं सबसे पहले जेठानी जी के कमरे में गई। मैंने वहां जाकर देखा जेठानी जी अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही हैं, जहां वो आपकी इतनी बुराई कर रही थी, इतनी बुराई कर रही थी कि बस पूछिए मत। मैंने तो कानों को हाथ लगा लिए। क्या आरती ने ऐसा कहा? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आरती मेरे लिए ऐसा बोल सकती है। मैं तो समझती थी कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अब समझ आया वो तो आपके मुंह पर अच्छे होने का दिखावा करती हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रही है पूजा बहू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आरती मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसा बोल सकती है। अरे वो तो इतना अच्छा बनने की कोशिश करती है। भगवान ने मुझे तेरी जैसी बहू दी है, वही मेरे लिए बहुत अच्छा है।
मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अपने बेटे का कि तेरी वजह से आरती बहू की सच्चाई सामने आ गई। बस सासू माँ, यही तो बात है, इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपकी आंखों पर तो ममता की पट्टी चढ़ी हुई है। आप जेठानी जी को अपनी बेटी मानती है, लेकिन वो तो आपको अपनी सास ही मानती है ना, माँ नहीं मानती। पूजा की बात सुनने के बाद बेचारी सास एकदम से चुप हो जाती है और उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद आरती अपनी सास के कमरे में खाना लेकर आती है। सास को गुस्सा आ जाता है और वो आरती को बोलती है, चुपचाप खाना लेकर यहाँ से चली जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हुआ सासू माँ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? और नहीं तो क्या, मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा। तुझे पता है मुझे कितनी भूख लग रही है। अब जल्दी से आजा कमरे में, दोनों बैठ के खाना खाएंगे। दोनों सास बहू मिलकर फिर से बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर पूजा आती है। पूजा उन दोनों को साथ बैठकर खाना खाते हुए देखकर हैरान रह जाती है और अपना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी अजीब है ये बुढ़िया, इतना भड़काने के बाद भी बेशर्मों की तरह जेठानी के साथ बैठकर खाना खा रही है। अगर मुझसे किसी ने ऐसी बात बोली होती तो मैं दोबारा उस इंसान की शक्ल न देखूं। दोनों की दोनों बेशर्म हैं। तभी वहाँ पर आरती और कुसुम आ जाते हैं। वो पूजा की सारी बातें सुन लेते हैं। बेशरम हम नहीं बल्कि तुम हो पूजा बहू। तुझे क्या लगता है कि तू इस तरह मुझे भड़काकर आरती बहू और मेरे में फूट डाल देगी? अरे बहू, मैंने यूं ही नहीं अपने बाल धूप में सफेद किए हैं। अरे लोगों को समझने और जानने का अच्छा अनुभव है मेरे पास, और मैं तुझे भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू कैसी है। तूने ये कहा कि आरती अपनी माँ से फोन पे बात कर रही है। अरे पहली बात तो ये, आरती की माँ को गुजरे हुए तो लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं। जब आरती की माँ ही नहीं है तो वो फोन पे किससे बात करेगी? सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पूजा। और हाँ, माँ के जाने के बाद मैंने सासू माँ को ही अपनी माँ माना है, इसलिए मैं हमेशा सासू माँ के साथ बैठकर खाना खाती हूँ। क्योंकि जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक मैं हमेशा अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाया करती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ का दर्जा अपनी सासू माँ को दिया है। जिस रिश्ते में प्यार और विश्वास होता है ना, उस रिश्ते को चाहे कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन वो टूटता नहीं है। तुम जब से इस घर में आई हो तब से तुमने मुझे अपनी सास ही समझा है और खुद को इस घर की बहू, लेकिन आरती खुद को इस घर की बेटी समझती है और मुझे अपनी माँ, इसलिए हमारा रिश्ता ऐसा है। वरना तुम दोनों का रिश्ता तो मुझे बराबर ही लगता है, बस उस रिश्ते को निभाने का तरीका अलग है। पकड़े जाने के बाद पूजा को खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी गलती मानते हुए अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, शायद मेरा ही नजरिया गलत था, इसीलिए मुझे आप दोनों का रिश्ता झूठ लग रहा था। लेकिन आज मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के जमाने में भी इतनी अच्छी सास बहू की जोड़ी है। जमाना आज का हो या पहले का, रिश्ते पहले भी वही हुआ करते थे और आज भी वही है। बस फर्क इतना है कि सामने वाला उस रिश्ते को निभाने का तरीका किस तरह से रखता है और उसकी सोच कैसी है। हाँ सासू माँ, अब से मैं भी अच्छे से समझ गई हूँ कि रिश्ता चाहे सास बहू का हो या फिर माँ बेटी का, ये तो बस दोनों तरफ से निभाने पर निर्भर करता है कि रिश्ता कैसा चलेगा। रतनपुर गांव में 70 साल का बूढ़ा आदमी अपने बेटे भोलू के साथ रहता था। वो बहुत ही नामचीन वैद्य था। जहां डॉक्टर भी जवाब दे देते थे तो वहां उसकी जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवा असर कर जाती थी। दूर दूर से लोग उसके पास इलाज करवाने आया करते थे। उसका बेटा भोलू दूसरे गांव के एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ चौकीदार का काम करता था। एक दिन भोलू काम से घर लौट रहा होता है। बाबा, आप सो गए हैं क्या? दरवाजा खोलिए, मैं आपका बेटा भोलू हूँ। बाबा, इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? रात में भी आराम नहीं करने देते हैं। ये तो मेरे बेटे की आवाज लग रही है। रुक जा बेटा, मैं आ रहा हूँ। बाबा, आप सो गए थे क्या? नहीं बेटा, जब तक तू घर नहीं आएगा मुझे नींद कैसे आएगी? मैं तेरी ही राह देख रहा था, बस आंख लगी थी थोड़ी सी। आज तुझे आने में बहुत देर हो गई। हाँ बाबा, वो सेठ जी के बेटे का जन्मदिन था, तो जब तक सब लोग चले नहीं जाते मेरी छुट्टी कैसे होती? हाँ वो तो है। चल अब तू आराम कर ले थोड़ा,
वरना फिर सुबह जल्दी जल्दी भाग जाएगा। वो सब ठीक है, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आपने कुछ खाया है फिर नहीं? आज तक कभी तेरे बिना खाया है जो आज खाऊंगा। तो फिर चलिए खाना खाते हैं पहले। दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग वैद्य के घर आकर जोर जोर से दरवाजा बजाते हैं, जिससे दोनों की आंखें खुल जाती है। भोलू जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक आदमी अपने हाथों में बेहोश बच्चे को लिए गांव के आदमियों के साथ खड़ा है। क्या बात है, आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? और इस बच्चे को क्या हुआ है? वैद्य जी घर पर है, मुझे उनसे मिलना है। हाँ है, आए अंदर आए। वैद्य जी देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है, पता नहीं, आंखें ही नहीं खोल रहा। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आप पहले इस बच्चे को जमीन पर लिटा दीजिए और उससे दूर हो जाइए, तभी मैं जांच कर पाऊंगा। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे पहले जांच करने दो, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। अब शांत हो जाइए। वैद्य जांच करने के बाद दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी सांसें लगभग रुक चुकी होती है और वो अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इनके पिता को बता दिया कि उनका बेटा मरने वाला है, तभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो ये बच्चे के मरने से पहले ही मर जाएंगे। मुझे अपनी तरफ से एक और कोशिश तो करनी ही चाहिए। क्या हुआ, मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, आपका बेटा ठीक है। मुझे थोड़ा सा समय दो और अच्छे से जांच करने दो मुझे। वैद्य अपनी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक दवाई तैयार करता है और उस बच्चे को पिला देता है। थोड़ी देर बाद उस बच्चे को होश आ जाता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है। ये देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा दंग बसंत वैद्य होता है। वैद्य जी, ये कैसे हो जाता है? ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बच्चे की जान बच गई। वो तो मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे इस चमत्कार पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बसंत जी, तभी तो सभी लोग मेरे बाबा को नामचीन वैद्य बुलाते हैं। जहाँ डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते, वहाँ मेरे बाबा की जड़ी बूटी काम कर जाती है। आपने बिल्कुल सही बोला था, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और भोलू अपने काम पर निकल जाता है। भोलू अपने काम पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहां पर गोपी नाम की एक नौकरानी आती है। अरे भोलू भैया, मेरे एक काम कर दो, मालकिन मंदिर का कुछ सामान भूल गई है, उन्हें थोड़ा दे आएंगे, वरना आप तो मालिक को जानते हो ना, कितना सुनाएंगे। लेकिन गोपी, मैं घर के आगे से नहीं हट सकता हूँ। छोटे साहब घर में सो रहे हैं, मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर वो कहीं चले गए तो मालिक मेरी जान ले लेंगे। भैया, जब तक आप नहीं आएंगे मैं यहाँ से हिलूंगी तक नहीं, तब तक मैं आपकी जगह पहरेदारी करूंगी। ठीक है, लेकिन कोई लापरवाही मत करना, मैं सामान देकर आता हूँ। भोलू मंदिर का सामान देने के लिए वहां से निकल जाता है और गोपी उसकी जगह पहरेदारी करने लगती है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वो तो गैस पर सब्जी चढ़ाकर भूल गई है। वो भागकर किचन में जाती है। तब तक सेठ का बेटा उठकर कमरे से बाहर आ जाता है और किसी को बाहर ना देखकर वो घर से भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? छोटे मालिक उठिए, वरना बड़े मालिक जान ले लेंगे हमारी। अब मैं क्या करूं? गोपी डर जाती है। तभी सामने से अपने मालिक और मालकिन को आते देखकर वो वहां से भाग जाती है। अपने बेटे को सड़क पर जख्मी देखकर सेठ गुस्से से लाल हो जाता है। पहले डॉक्टर बुलवाकर अपने बेटे का इलाज करवाता है। दिन में घर में चौकीदारी कौन कर रहा था? अरे, मेरा बेटा घर से बाहर गया तो गया कैसे? मालिक, मैं कर रहा था उस समय चौकीदारी। अरे, ऐसे काम किया जाता है क्या? हाँ, मेरे बेटे का ये जो हाल है, ये तुम्हारे कारण हुआ है।
लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन मालिक, मैं तो। जब तक भोलू कुछ बोलता उससे पहले गोपी दूर से हाथ जोड़कर इशारा कर देती है और भोलू उसका नाम नहीं लेता, जिस पर सेठ अपना सारा गुस्सा भोलू पर निकालने लग जाता है और अपने लोगों से कहकर भोलू को बहुत पिटवाता है। पिटते पिटते भोलू का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है और अचानक से उसके सर पर एक पत्थर लग जाता है, जिससे भोलू की मौत हो जाती है। सेठ के लोग उसकी लाश को उठाकर नदी में बहा देते हैं। कई दिनों तक भोलू अपने घर नहीं लौटता तो वैद्य जी परेशान हो जाते हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बेटा घर नहीं लौटा। आज तक कितने दिनों से वो घर नहीं आया। किससे पता करूं कि मेरा बेटा आखिर कहाँ है। वैद्य जी घर पर परेशान होते हैं कि तभी वहां गांव का आदमी उसके पास आता है, जिसके बच्चे का उसने इलाज किया होता है। क्या हुआ वैद्य जी, आप इतना परेशान क्यों है? तुम मेरा एक काम कर दो। हाँ जी बोलिए ना। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं चाहकर भी वो एहसान नहीं उतार सकता। उसके बदले में आपके लिए कुछ कर भी लूँ तो वो भी बहुत कम है। मेरा बेटा कई दिनों से घर नहीं लौटा है। तुम एक बार वहां जाकर पता कर लो कि वो वापस क्यों नहीं आया। उसकी एक बार खबर तो ले आओ। बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे पता दे दीजिए, मैं अभी चला जाऊंगा। वैद्य जी उस आदमी को पता बता देते हैं, जिसके बाद वो आदमी भोलू के बारे में पता करने निकल जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि भोलू की तो मौत हो गई। ये खबर सुनकर वो हैरान हो जाता है और अपने गांव वापस लौटकर वैद्य जी के पास जाता है। तुम आ गए, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? वो आपका बेटा, वो। अरे आगे बोलो, रुक क्यों गए? क्या हुआ मेरे बेटे को? वो आपके बेटे को उसके मालिक ने कोड़े मार मार कर मार डाला और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। ये सारी बातें सुनकर वैद्य जी के हाथों से लाठी छूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। ये उन लोगों ने क्या कर दिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? मुझे भी मार डालो। अब मैं किसके लिए जीऊं जब मेरा बेटा ही नहीं रहा? एक बूढ़े आदमी का सहारा छीन लिया उन लोगों ने। वो कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। वैद्य जी की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे तैसे करके वैद्य जी को समझा देते हैं। ऐसे ही समय के साथ साथ वैद्य जी के जख्म भी भरने लग जाते हैं। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से सेठ जी के बेटे की हालत ठीक नहीं रहती। सभी डॉक्टर सेठ जी को जवाब दे चुके होते हैं। ऐसे ही सेठ जी को वैद्य जी के बारे में पता चलता है तो वह अपने बेटे को लेकर वैद्य जी के पास आ जाते हैं। वैद्य जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। बहुत आस लेके आया हूँ। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। क्या हुआ आपके बेटे को? वैद्य जी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तब से ये ठीक नहीं है। ये तो अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पाता और मुझे ये देख के सहन नहीं होता। पहले तो इसकी दिमागी हालत कमजोर थी, लेकिन अब तो पूरी तरह से अपाहिज हो गया है। आप चिंता मत करिए, मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ। वैद्य जी, क्या आपको पता भी है कि आप किसके बच्चे की जान बचा रहे हैं? नहीं, क्या हुआ? ये वही सेठ है जिसने आपके बेटे को मरवा डाला, वो भी पूरी बात जाने बिना। वैद्य जी गुस्से से लाल हो जाते हैं और उसके बच्चे का इलाज करने के लिए मना कर देते हैं। जिस तरह मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ, वैसे तुम भी तड़पो। फिर भी तुम्हारी सजा कम है क्या? क्योंकि तुम्हारा बेटा जिंदा है, तुम उसे देख सकते हो, लेकिन मेरा बेटा तो मर चुका है। उसे तुमने मुझसे छीना है। वैद्य जी, मुझे माफ कर दीजिए। जो भी हुआ अनजाने में हुआ, माफ कर दो मुझे।
कुछ चीजों की माफी नहीं होती है। अब जब तुम अपने बेटे को इस हालत में देखोगे तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वैद्य जी सेठ को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। सेठ अपने बेटे को लेकर वहां से लौट जाता है और अपनी गलती पर जिंदगी भर पछतावा करता है और इस तरह से जैसे को तैसा मिल जाता है। नेहा अपनी दोस्त सुमन के साथ रहा करती थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन नेहा बहुत ही लालची लड़की थी। वो हर चीज में लालच किया करती। उसका एक ही सपना था कि वो एक अमीर लड़के से शादी करे और विदेश में सेटल हो जाए। लेकिन सुमन उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो एक सीधी सादी और सुलझी हुई लड़की थी। एक दिन दोनों दोस्त कॉलेज की कैंटीन में बैठकर स्नैक्स खा रहे थे। तभी नेहा सुमन से कहती है, ना जाने वो लड़का कब आएगा जो मुझे सोने की डोली में ब्याह कर अपने घर ले जाएगा। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ उसका, लेकिन वो है कि आ ही नहीं रहा मुझे ले जाने के लिए। तेरे यहाँ सोना चांदी के सपने हैं ना, वो सपने ही रह जाएंगे। बड़े बड़े हमेशा कह कर गए हैं, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। इसलिए इतने बड़े बड़े सपने मत देख जो कभी पूरे ही ना हो। मैं तुझसे जो भी कहूँ तू हमेशा मुझ पर टोंट ही मारती है। कभी अच्छा भी बोल लिया कर अपने मुंह से, जब देखो तब बुरा भला ही कहती रहती है। अरे तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? नेहा देख, तेरी दोस्त हूँ इसलिए तुझे सलाह देती हूँ, इन सब चीजों के चक्करों में मत पड़। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने करियर पर फोकस कर। तू जो अपने होने वाले पति के रूप में किसी और से दौलत पाना चाहती है, वो तो खुद भी कमा सकती है अगर थोड़ी और मेहनत कर ले तो। मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां आजकल दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही है। क्या उखाड़ दिया उन्होंने डिग्री लेकर? आजकल का जमाना डिग्री का नहीं, लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर पैसे कमाने का है। जब हम इतने खूबसूरत हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। और क्या फायदा इस खूबसूरती का जब इस पर एक लड़का भी ना मरे। तुझे तो समझाना ही बेकार है। तेरा जो मन करता है तू वो कर, लेकिन मुझे पढ़ने दे। कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम आने वाले हैं और ये एग्जाम मेरे आने वाले कल को तय करेंगे, इसलिए मुझे पढ़ने दे। इतना कहकर अब सुमन अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगती है, लेकिन नेहा यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी सामने देखती है तो एक लड़का अपनी बड़ी सी कार से उतरता है और नेहा उसे देखकर सुमन से कहती है, अरे सुमन देख तो, ये लड़का कितना स्मार्ट है। आज तक मैंने इतना स्मार्ट लड़का कहीं नहीं देखा। और इसकी कार देख कितनी सुंदर है। एक बार तो इस कार में बैठना बनता ही है। तुझे तो बस यही सब नजर आता है। कभी इतना ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया कर। हर वक्त बस यही कहती है, ये लड़का कितना स्मार्ट है, वो लड़का कितना अमीर है। कभी पढ़ भी लिया कर। अब तू फिर से शुरू हो गई। मैं तुझे इतना स्मार्ट लड़का दिखा रही हूँ और तू अपनी बकवास चालू किए है। तू बैठकर इन किताबों में घुसी रह। मैं तो जा रही हूँ उस लड़के से बात करने के लिए। नेहा तू मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रही है पागल लड़की? सुमन नेहा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा उस लड़के के पास चली जाती है और उस लड़के से जानबूझकर टकरा जाती है और कहती है, सॉरी, गलती से आपसे टक्कर हो गई। आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो कहीं नहीं लगी ना? नहीं नहीं, भला मुझे कैसे लगती? आपने मुझे गिरने से जो बचा लिया, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। अजी इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो भी शायद मैं उसे भी बचाता। हाँ सही कहा आपने। वैसे मुझे लगता है आप इस कॉलेज में नए हैं। आपको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। आपने सही कहा, मैं आज ही कॉलेज में आया हूँ। अच्छा तो ये बात है। अगर आप इस कॉलेज में नए हैं तो आपको इस कॉलेज में नए दोस्तों की भी जरूरत होगी। अगर कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। मैं यहाँ सामने वाली क्लास में ही पढ़ती हूँ। ओके? थैंक यू सो मच मुझे ये कहने के लिए। मुझे जब भी कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास जरूर आऊँगा। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन रोहित कॉलेज के पार्क में बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहा था और उसे अकेला देखकर नेहा भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है, क्या बात है,
तुम तो यहाँ अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। मुझे तो लगा था तुम पढ़ाई से दूर रहते हो। हाँ, कुछ खास नहीं, जब मन करता है तब पढ़ लेता हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? क्लास तो है, लेकिन प्रोफेसर बहुत पका रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा बाहर जाकर चिल मारूं। और बाहर आई तो तुम मुझे दिख गए और मैं यहाँ आ गई। अच्छा, तो अब बताओ कि तुम्हें क्या करना है? चलो कहीं घूम कर आते हैं। इन किताबों की शक्ल देख देख कर तो मैं बोर हो गई हूँ। चलो ना कहीं किसी अच्छी जगह जाते हैं। इतना कहकर नेहा रोहित की कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। दोनों एक साथ शहर में हर जगह घूमते हैं और पूरा दिन घूमने के बाद रात के समय रोहित नेहा को उसके घर के बाहर छोड़ने आता है और कहता है, आज हमने बहुत मजे किए। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना मजा नहीं किया है। आज का दिन बहुत अच्छा था। तुमने सच कहा रोहित, आज का दिन सच में बहुत अच्छा था। मैंने देखा कि इतने मजे कहीं नहीं। तुमने मेरी लाइफ में बहुत सारे रंग भर दिए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ रोहित। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना और ध्यान से सो जाना। वैसे मेरे घर में कोई नहीं है, अगर तुम चाहो तो एक कप चाय पी सकते हो। अच्छा, तो तुम मुझे इनवाइट कर रही हो क्या? तो क्या मुझे आना चाहिए या नहीं? समझदार हो, समझ सकते हो कि एक लड़की एक लड़के को रात में कॉफी के लिए क्यों पूछती है। क्या कहा? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, लेकिन फिर भी तुम इतने प्यार से मुझे चाय कॉफी के लिए पूछ रही हो तो मैं मना नहीं कर सकता। इतना कहकर रोहित उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है और नेहा कुछ देर बाद रोहित के लिए कॉफी बनाकर लाती है और उसे कॉफी देकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब नेहा वापस आती है तो वो एक छोटी सी ड्रेस पहने हुए थी, जिसे देखकर रोहित की आंखें खुली की खुली रह जाती है और रोहित उसकी ओर खिंचता जाता है। देखते ही देखते रोहित और नेहा के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है और रोहित रात के समय नेहा के घर पर ही सो जाता है। अगली सुबह नेहा रोहित से कहती है, तुम्हें नींद अच्छी आई ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी कि मुझे याद तक नहीं कि क्या हुआ। किसी लड़की के साथ रात बिताने के बाद लड़के यही कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं, और सारी गलती लड़की की मानी जाती है। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, बहुत शरीफ लड़का हूँ मैं। नेहा ने रोहित को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। अगले दिन जब नेहा अपने कॉलेज जाती है तो वो रोहित की कार से उसके साथ बाहर निकलती है और उन दोनों को सब देखते रहते हैं। वहीं सुमन भी थी और नेहा को रोहित के साथ देखकर वो नेहा के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है और नेहा से कहती है, ये सब क्या है नेहा? तूने कैलाश को छोड़ दिया क्या, जो तू किसी और लड़के के साथ घूम रही है? हाँ, मैंने उसे छोड़ दिया। उसके फालतू के बहुत सारे लफड़े थे। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, इस लड़के से बात नहीं करनी, उस लड़के से बात नहीं करनी, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन तू भी तो जानती है वो तेरी भलाई के लिए करता था ये सब। सच सच बता, तूने इसे भी पैसों की वजह से ही फंसाया है ना? अगर ये सब कैलाश को पता चल गया तो क्या उखाड़ लेगा वो मेरा? अरे बीएफ था, पति नहीं, जो इतना डर रही है। सच में नेहा, तू प्यार नहीं व्यापार करती है। मतलब पैसों के लिए तू किसी के भी साथ जाती है, किसी को भी धोखा देती है। शर्म नहीं आती तुझे? तो क्यों मुझे बात बात पर भाषण देने आ जाती है? जा जाकर अपना काम कर। मेरा मन नहीं है अभी बात करने का किसी से भी। हाँ, जा रही हूँ मैं। मुझे तुझ जैसी बदतमीज और घटिया लड़की से दोस्ती ही नहीं रखनी। तो चालू रख अपना प्यार और व्यापार। नेहा और सुमन की सारी बातें पीछे खड़ा रोहन सुन रहा था और जैसे ही नेहा उसे कुछ कहने को होती है, वैसे ही रोहन नेहा को एक जोर का तमाचा लगाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो एक नंबर की कैरेक्टर लेस है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना इस चेहरे का वो हाल करूंगा कि खुद को नहीं पहचान पाओगी। पर रोहित, मेरी बात तो सुनो। उसने जो भी कहा वो गलत था। रोहित सुनो तो सही। नेहा रोहित को आवाज लगाती रहती है पर रोहित उसकी एक बात तक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है और नेहा अकेली पड़ जाती है। अब उसके पास ना प्यार था और ना ही दोस्त। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हमें अपनी बात कमेंट में बताना ना भूलें। शारदा अपनी बेटी विजय, बहू रानी और 12 साल के पोते पिंकू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन शारदा अपनी बहू से कहती है, बहू,
मुझे एक गिलास पानी तो देना, बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है मेरा। अरे इतना गला फाड़ कर बोलेगी तो गला नहीं सूखेगा तो क्या सूखेगा? हद होती है। जब से उठी हूँ तब से घर का पूरा काम किए जा रही हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है बहू थक जाती है, लेकिन इस बेचारी बूढ़ी पर तरस खाकर एक गिलास पानी दे दे। नहीं, मैं नहीं दे सकती। अगर इतनी ही प्यास लग रही है तो खुद से उठकर पी लो। जब देखो ये कर दे बहू, वो कर दे बहू, मानो तो इनकी नौकरानी हूँ जैसे। अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद चलकर पानी पी लेती। मैं अंधी हूँ और बूढ़ी भी हूँ, तू समझ सकती है ना बहू। बहू इतनी लाचार हूँ मैं। अरे लाचार वगैरह कुछ नहीं हो आप, बस काम चोरी कर रही हो। अब तो मन उठ गया है इस घर से, पता नहीं कब सुकून मिलेगा मुझे। क्या लाचारी आ गई है मुझ पे। पहले मेरा बेटा एक आवाज लगाने पर मेरे हर काम कर दिया करता था, और अब ऐसा कि मुंह फेर कर चला जाता है जैसे कि मुझे जानता ही न हो। उफ, ये बदलते रिश्ते। शारदा अंधी थी और उम्र के साथ उसके हाथ पैर ने भी काम करना बंद कर दिया था। शारदा अकेली खुद से बातें कर रही थी, तभी वहाँ पिंकू आता है और दादी को पानी का ग्लास देते हुए बोलता है, दादी ये लीजिए पानी, आपको बहुत प्यास लग रही है ना, ये लीजिए मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। आप ना चिंता मत करो, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा दादी। अरे मेरा बच्चा, बस तू ही तो है जिसको मेरी फिक्र लगी रहती है, वरना यहाँ तो हर कोई बदल जाता है, चाहे वो खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। दादी ये खून कैसे बदलता है, और हमको कैसे मालूम होगा कि हमारा खून बदल गया है? अरे मेरा बच्चा, तू अभी छोटा है, तुझे कुछ मालूम नहीं है कि खून के रिश्ते कैसे बदलते हैं। लेकिन तू ऐसे कभी मत बदलना। अगर तू बदल गया तो तुझ में और तेरे पिताजी में क्या ही फर्क रह जाएगा। अरे दादी, मैं पापा कैसे बन सकता हूँ, मैं तो पिंकू हूँ ना। दादी रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे पास बैठा रहे, मेरे लिए यही बहुत है। दादी आप किससे बात कर रही हो, मैं तो यहाँ हूँ। पिंकू इतना बोलकर किचन में चला जाता है। जब वो खाना लेकर अपनी दादी के पास आ रहा था, तभी रानी पिंकू को बुलाती है और उसे बोलती है, बेटा पिंकू, ये खाना तू खाएगा मेरे बच्चे, भूख लग रही है ना मेरे बच्चे को? नहीं माँ, ये खाना दादी के लिए है, उनको बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं उनके लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। माँ जी, माँ जी, आपको जरा भी अक्ल नहीं है क्या? छोटे से बच्चे से खाना मांगती हो। हे भगवान, अगर मेरे बच्चे को भी चोट लग जाती ना तो क्या होता मेरे बच्चे का? मेरे बच्चे से काम करवाते हुए आपको शर्म नहीं आती? लेकिन बहू, मैंने तो पिंकू को कुछ बोला ही नहीं है कि मुझे भूख लगी है। वो खुद मेरे लिए खाना लेने चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कब वो मेरे पास से उठकर बाहर खाना लेने चला गया। माँ, दादी की कोई गलती नहीं है, दादी के लिए मैं खाना लेने आया था, दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा करने को। अरे अभी से झूठ बोलने लग गया। माँ जी आपके साथ रहेगा ना तो पता नहीं क्या क्या सीखेगा। आने दे तेरे पापा को, तब बताती हूँ। नहीं बहू, विजय से कुछ मत कहना, वरना इस छोटे से बच्चे को बहुत डांट पड़ेगी। मुझ बुढ़िया की बात मान ले बहू। अरे आप ही तो हो इस घर की सुख चैन छीनने वाली। अगर आपको अपने पोते से इतना ही प्यार है तो आज के बाद मेरी बेटी को कभी अपने पास मत बुलाना। ठीक है बहू, आज के बाद मैं अपने पोते से नहीं मिलूंगी। बस मेरे बच्चे को माफ कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। शारदा की इतना गिड़गिड़ाने पर रानी पिंकू की शिकायत अपने पति विजय से नहीं करती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन रानी अपनी सास की शिकायत लगाती है, तभी विजय अपनी माँ से कहता है, माँ आपको जरा भी होश है या नहीं है? आपको समझ नहीं आता? चलो माना आपको दिखाई नहीं देता, आपके हाथ पाँव तो सही सलामत है ना? बेटा तू बोलना क्या चाहता है कि मैं घर का काम करूं? लेकिन मुझे लगता है शायद तुझे दिखाई नहीं देता। माँ आप क्या बोले जा रही हो? थोड़ा सोचा करो। आप मेरी माँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोल दो, वो भी मेरी पत्नी के सामने, और मैं चुपचाप सुनता रहूं। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अंधी और बूढ़ी हूँ, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, और इसे ही कहते हैं बदलते रिश्ते। माँ आप कुछ भी बोल रही हो, और यहाँ पर कौन सा रिश्ता बदल गया? मैं हूँ, रानी है,
मेरा बेटा भी है और आप खुद भी यहाँ पर हो, तो कैसा रिश्ता बदल गया बताओ मुझे। पहले मैं थी और अब तेरे लिए तेरी बीवी है। मैं मर जाऊंगी ना तब भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ आप कैसी बातें कर रही हो? रानी की तबीयत खराब है, आज बुखार है उसे, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बेटे बीमार तो मैं भी हूँ कितने दिनों से। मैंने दवाई नहीं ली, ना ही तेरे पास मेरे लिए वक्त है और ना ही बहू ने मुझे दवाई ला कर दी है। बीमार तो मैं भी हूँ कितने दिनों से, मेरे सीने में दर्द है। क्या? मैंने तो रानी को पैसे दिए थे ना दवा लाने को। रुको मैं अभी रानी से पूछता हूँ। रानी, रानी। विजय रानी के पास जाकर शारदा की दवाइयों की बातें कर रहा था कि तभी रानी बेहोश होने का नाटक करती है और बाहर शारदा को भी दिल का दौरा पड़ता है। विजय रानी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था, तभी शारदा के पास बैठा पिंकू बोलता है, पापा पापा दादी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है, देखो ना क्या हो गया दादी को, कुछ बोल भी नहीं रही है। कुछ नहीं हुआ दादी को, वो ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई है, मैं तुम्हारी मम्मी को देखूं कि दादी को देखूं? पापा पापा दादी को देखो ना, दादी को क्या हुआ है? और माँ हमेशा दादी को डांटती रहती है, खाना तक नहीं देती। अभी बेकार का वक्त नहीं है मेरे पास, समय बर्बाद मत कर। तेरी मम्मी बेहोश है ना, उन्हें अस्पताल लेके जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। विजय अपनी बेहोश बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और दर्द से तड़पती माँ को उसी हालत में छोड़ देता है। तभी पिंकू अपने पड़ोसियों को बुलाता है, सभी लोग मिलकर शारदा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब विजय घर लौटकर आता है तभी वहाँ उनकी पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, वाह बेटा वाह, क्या लायक बेटा है तू अपनी माँ का। अरे मैं तो भूल ही गई कि सगी माँ कहाँ है तेरी, तभी तो सौतेले जैसा बर्ताव कर रहा है ना तू। क्या कह रही हो चाची, होश में हो आप? भला मैं अपनी माँ के साथ सौतेला बर्ताव क्यों करूँगा? तू है सी लायक, जिस माँ ने तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर इतना बड़ा किया, तू आज उसी के साथ ऐसा कर रहा है। क्या मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था मुझे? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरे उस देवी की कहानी यही नहीं रुकती। जिस दिन उसे पता चला ना कि तू सही तरीके से देख नहीं सकता, तू अंधा है, तभी उसने अपनी आंखें तेरे नाम कर दी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं कि मैं पहले अंधा हुआ करता था। रुक, मैं तुझे कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। उन तस्वीरों में तू अंधा और तेरी शारदा माँ बिल्कुल ठीक थी। और वैसे भी मुझे ये लगता है कि ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं थी। माँ है तुम्हारी और अपनी माँ को कौन परेशान कर सकता है, लेकिन तूने दिखा ही दिया कि तू सौतेला था और रहेगा। विमला की बात सुनकर विजय अपनी माँ से मिलने जाता है और अपनी माँ को अधमरी हालत में देखकर बहुत रोता है। शारदा के सामने जाकर माफी मांगता है। तभी शारदा की आंखें खुलती है और वो बोलती है, मेरा राजा बेटा है ना तू, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे पास मेरा परिवार है मुझे कुछ नहीं होगा। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मेरी लापरवाही के कारण आपके साथ ये सब हो गया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा माँ, मुझे माफ कर दो माँ। बहू कहाँ है और मेरा पिंकू कहाँ है? चल अब मुझे घर ले चल, मुझे यहाँ जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहू के जो तीखे ताने सुनने की आदत हो गई थी मेरी। शारदा की बात सुनकर वहाँ सभी हंसने लगते हैं। रानी को भी अब खुद के किए पर शर्म आती है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद विजय अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शारदा बार बार अपनी बेटी संजय को मना रही थी, बेटा तो क्या हुआ अगर वो लड़की गंजी है तो? अरे उसके पैसे देखे हैं तूने? इतनी अमीर गंजी बहू मिल रही है। मैं उसके सर में रोज तेल लगाऊंगी ताकि उसके सर में बाल आ जाए। माँ आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? बस उसके पैसों को देखकर आप ये बोल रही हो कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं कर सकता मैं उससे शादी। ऐसे कैसे नहीं करेगा? तेरी माँ बोल रही है तुझसे और तू है कि बहाना बनाया जा रहा है। तू लड़की देख, लड़की का पैसा देखा ना तो तू भी उस बेचारी के गंजेपन को अपना लेगा। माँ आप लालची बन रहे हो, लेकिन मैं आपकी लालच को पूरा करने के चक्कर में जिंदगी भर अपना मजाक नहीं बनवा सकता। अरे लोग देखेंगे तो कितना हंसेंगे मेरे ऊपर कि ये मेरी वाइफ है। लोगों का तो काम ही होता है कमियां निकालना।
और तू कब से लोगों की बातों को सुनने लगा? तुझे तो अपने बारे में सोचना चाहिए कि इतनी अमीर बहू घर आएगी तो हमारी किस्मत कितनी चमक जाएगी। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। अगर यही तेरा आखिरी फैसला है तो ठीक है। आज के बाद तू मुझे माँ मत बोलियो। यहाँ तक कि मेरी चिता को भी तू आग नहीं लगाएगा, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बात का जब मान ही नहीं रखता तो मैं अपने बेटे से अपने सारे संबंध तोड़ती हूँ। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा आपके सिवा है ही कौन? तो मेरा भी कौन है तेरे सिवा? और मैं लड़की वालों को जुबान दे चुकी हूँ। उनके आगे शर्मिंदा होने से तो अच्छा है ना कि मैं अपनी जान ही दे दूं। वैसे भी मेरा यहाँ है ही कौन। माँ, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात आप सुन लो। मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी तो कर लूंगा, लेकिन उसे कभी अपना नहीं पाऊंगा। एक बार शादी हो जाए फिर तो अपने आप ही पति पत्नी जैसा संबंध बन ही जाएगा। कब तक ये उस गंजी बहू को अपनाने से मना करता रहेगा? आज नहीं तो कल उसे अपनाना ही पड़ेगा। संजय अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ की बात मान जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में शारदा अपने बेटे संजय की शादी मधु नाम की एक गंजी लड़की से करवा देती है। शादी की रात सुहाग रात के समय मधु संजय के आने का इंतजार कर रही थी। संजय काफी देर बाद कमरे में आता है और सीधा आकर सो जाता है। लगता है शादी के तामझाम में थक गए होंगे, तभी तो मुझसे जरा भी बात नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हमारी शादी हो गई है, पूरी जिंदगी हमें साथ ही रहना है। कोई बात नहीं, अभी इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। कल आराम से हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। मधु संजय को काफी पसंद करा करती थी, लेकिन संजय के मन में मधु को लेकर कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों बाद संजय फैक्ट्री से घर आ रहा होता है, तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और काफी खून आता है। संजय जैसे तैसे घर आता है। संजय के पैर में लगी चोट शारदा और मधु दोनों देखती है। ये आपको इतनी चोट कैसे लगी? और अगर चोट लग भी गई तो आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? आपको पता है ना, छोटी सी चोट को नासूर बनने में जरा भी समय नहीं लगता। अरे हमारे पास पैसे ही कहाँ होते हैं। अगर ये अपनी चोट को डॉक्टर को दिखाने जाता ना तो डॉक्टर काफी लंबा चौड़ा बिल बना देता। तब तो हमारे 2 हफ्ते का राशन पानी भी बंद ही हो जाता। माँ जी देख रही है ना इन्हें कितनी चोट लगी है, फिर भी आप बोल रही हैं। अरे इंसान से बढ़कर है क्या पैसा? पैसा तो आज है कल को नहीं, लेकिन इंसान तो हमें प्यारा है ना। चलो डॉक्टर के पास अभी। मुझे तो लगा ये अमीर है तो इसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड होगा, लेकिन ये तो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई है। माँ की पसंद कभी गलत तो हो ही नहीं सकती। अरे बहू, डॉक्टर के पास क्यों जाना? ये इतनी सी ही तो चोट है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन वो मुझे अपनी सहेली रमा की गोद भराई में जाना है। मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तो मुझे पैसे दे दे। शारदा अपनी अमीर बहू होने का अच्छे से इस्तेमाल करती है। छोटी बड़ी हर चीज शारदा अपनी बहू से ही बोलती, लेकिन मधु का सुलझा और सरल स्वभाव संजय को काफी पसंद आने लगा था। संजय के मन में मधु को लेकर प्यार उमड़ रहा था। एक दिन संजय मधु के साथ बाजार जाता है, तभी मधु के सर से उसका पल्ला सरक जाता है। वो भरे बाजार में अपने गंजेपन से शर्मिंदा होने लगती है। लोग मधु पर काफी हंसते हैं। मेरी ही गलती है जो मैं इस गंजी को अपने साथ बाजार तक लाया। ये खुद का तो मजाक अब तक बनवाती ही रही है, अब इसकी वजह से लोग मेरा भी मजाक बनाएंगे। अरे आज तो दिन में भी चांद दिख गया। मैडम क्या चिकनाई है आपके टंटोले पर। सब लोग मधु पर हंस रहे थे। मधु काफी शर्मिंदा हो जाती है। लोगों के हंसने की वजह से संजय के मन में मधु को लेकर और भी ज्यादा कड़वाहट पैदा हो जाती है। कुछ दिनों बाद संजय फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी संजय का मालिक उसके पास आता है। मैं आप सभी को ये बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे खड़े सभी मजदूरों में से 10 मजदूर विदेश जाके काम करेंगे। हम उन्हें विदेश भेजेंगे और उनकी तनख्वाह वो भी डबल हो जाएगी। मालिक, 10 मजदूरों में क्या मेरा भी नाम है? मैं भी विदेश जाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, तुम्हारा भी नाम है और मेरे पास ये सूची है जिसमें जिसका नाम है ना वो विदेश जाएंगे। और हाँ, तुम लोग अपना अपना नाम देखने के बाद अपना अपना पासपोर्ट कल लेके आ जाना। और हाँ, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो 1 महीने के अंदर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है। उसके बाद तुम्हारी जगह कोई और चला जाएगा। जी मालिक, मैं आज ही घर जाकर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देता हूँ। संजय घर जाता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है। तभी संजय के हाथ उसकी जन्म पत्री लगती है।
जिसमें उसकी स्वर्गवासी माँ का नाम उमा लिखा था। संजय की माँ के नाम की जगह वो किसी और का नाम देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या है? मेरी माँ का नाम तो शारदा है, तो फिर मेरी जन्म पत्री पर ये स्वर्गवासी उमा क्यों लिखा है? संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। संजय अपनी माँ के पास जाता है जहाँ मधु भी थी। माँ, मेरी जन्म पत्री में आपका नाम क्यों नहीं है और ये स्वर्गवासी उमा नाम क्यों लिखा है? ये है कौन? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। वो शारदा खामोश हो जाती है और काफी देर तक कुछ नहीं बोलती। शारदा की चुप्पी संजय के मन में 100 सवाल पैदा कर रही थी। तभी वहाँ एक जानकी नाम की औरत आती है। संजय बेटा, मैं तुझे बताती हूँ कि ये उमा कौन है और तेरी जन्म पत्री में उसका नाम क्यों है। जानकी, तू यहाँ क्या कर रही है और तुझे मेरे घर का पता कैसे चला? मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है और मुझे पता है कि ये संजय जी की क्या लगती हैं। संजय बेटा, ये लोग पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। मैंने ही गलती कर दी इस गंजी से तेरी शादी करवा कर। चल, हम दोनों माँ बेटे यहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों से हमें कोई बात ही नहीं करनी। संजय जी, ये औरत आपकी माँ नहीं, ये आपकी सौतेली माँ है। आपकी जन्म पत्री में जो नाम लिखा है उमा, वही आपकी सगी माँ है। मुझे भी अभी कुछ दिनों पहले ही ये सब पता चला है। संजय, मैं तेरी मासी हूँ। मैं मधु को बचपन से जानती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मधु से मिलने गई थी तो इसने अपनी सास की तस्वीर दिखाई तो पता चला कि ये तुम्हें मेरी बहन से चुरा कर यहाँ ले आई। नहीं बेटा, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। संजय जी, बस यही वजह है, तभी तो इन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया भी नहीं, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। मुझ जैसी गंजी लड़की से बस लालच की वजह से शादी कर दी। मैंने आपको अपनी सगी माँ माना था। आप जो बोलती रही मैं वो करता रहा और आप, अरे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी लालच को पूरा करती रही। आपने इस गंजी अमीर बहू को अपनी बहू बस लालच के लिए ही बनाया था ना, तो आज मैं संजय जी को इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर रही हूँ। नहीं मधु, भले ही मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ रिश्ते में था, लेकिन तुमने जो किया है वो तो कोई अपना भी नहीं करता। और अब तुम्हें तुम्हारी मासी सास तो मिल ही गई है ना। संजय को सारी सच्चाई पता चलती है, जिसके बाद संजय अपनी माँ को छोड़कर मधु के साथ रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।